देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय विदर्भ के दौरे के बाद नागपुर से रवाना हो गई हैं। अपना दौरे की शुरुआत राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के अति दुर्गम, अति पिछड़े कहे जाने वाले गढ़चिरौली से की। लेकिन गढ़चिरौली में उन्होंने कई तरह के संदेश दिए। एक बड़ा संदेश उन्होंने देश को दिया कि आदिवासियों से हमें ये सीखना चाहिए कि प्रकृति के अनुकूल जीवन कैसे जीना चाहिए, और आदिवासियों का जो जीवन है वो बहुत कुछ सिखाता है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने बहुत सारे संदेश और संकेत आदिवासी समुदायों को भी दिए कि उन्हें किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए। आज इसी बदलाव की तस्वीर हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज राष्ट्रपति जब नागपुर से रवाना हो रही थी तो उससे पहले आदिवासी विभाग के कुछ लोगों और विद्यार्थियों से उन्होंने चर्चा की। इसके पीछे का उनका मकसद है कि वो जाने समझे कि देश का आदिवासी जो है वो किस माहौल में है और उसके विकास की रफ्तार किस तरीके से है। तो हम उन विद्यार्थियों से बात करेंगे जिन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये वो विद्यार्थी हैं जो गढ़चिरौली, जो अति दुर्गम जिला तो है ही, उसके अति दुर्गम भाग से आते हैं। कोई भामरागढ़ से है, कोई और किसी भाग से है, और इन सब ने नीट की जो एग्ज़ाम है वो क्लियर की है। ये आने वाले समय में भविष्य के डॉक्टर हैं। तो गढ़चिरौली में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये 5 बच्चे हैं, और ये जो 5 बच्चे हैं कल को डॉक्टर बन के अपने अपने इलाके में जाकर सेवा करेंगे। आदिवासी विभाग के माध्यम से बहुत सारे काम जो हैं वो आदिवासी इलाकों और इन छात्रों के लिए हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन बच्चों से बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले रविंद्र ठाकरे सर हैं, आदिवासी विभाग के अपर आयुक्त। प्रशासकीय अधिकारियों के बारे में एक बात ये कहा जाता है कि अगर वो स्टेट के कैडर से हो तो वो सारे सिस्टम को अच्छे तरीके से जानता है। तो सरकार की योजनाएं अगर एग्जीक्यूट हो तो वो और प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। और सर इतने अच्छे ऑफिसर हैं, इसका अनुभव तो मुझे खुद एक बार हुआ है कि जब सर कलेक्टर थे नागपुर और उस समय कोरोना का माहौल था, तो सैनिटाइज़र खरीदने की चर्चा हो रही थी और सर जो अलग अलग डीलर थे उनसे ये चर्चा कर रहे थे कि कौन सस्ते में हमें सैनिटाइज़र देगा तो सरकार के पैसे या जनता के पैसे बच सके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, किस तरह की चर्चा हुई? नहीं, राष्ट्रपति जी से जो मुलाकात यहाँ पे जो आयोजित की गई थी वो राष्ट्रपति जी को सभी जो पीवीटीजी के जो ग्रुप है, जो आदिम जमाती के जो ग्रुप है, महाराष्ट्र में लगभग 45 जो हमारे ट्राइब्स है उसमें से 3 ट्राइब्स जो है वो आदिम जमाती करके कहलाते हैं। तो उनमें पिछड़ापन जो है वो बाकी ट्राइब से भी ज़्यादा है, और इसीलिए ये ट्राइब्स जो है इनके जो लोग जो हैं उनके साथ एक संवाद मैडम को करना था, और उनमें योजनाएं जो है, सरकारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराना था कि भाई इसका हम लोगों ने लाभ लेना चाहिए। एक्चुअली मैडम ने आज तो ये भी कहा कि ये महाराष्ट्र राज्य में जो भी योजनाओं की अमलबजावनी जो हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और उन्होंने इसके लिए सराहा भी है। और लेकिन उन्होंने उसके साथ, जैसे आप कह रहे थे कि आदिम जमाती को एक संदेश भी दिया है कि भाई योजनाएं इतनी सारी है सरकार की, हम लोगों ने भी आगे आके उसका उपयोग लेना चाहिए खुद की उन्नति के लिए, खुद के आगे बढ़ने के लिए। तो एक समाज करके भी एक जिम्मेदारी है। और शिक्षा के ऊपर में मैडम ने बहुत स्ट्रेस दिया, क्योंकि जब तक शिक्षा ढंग से नहीं मिलेगी तब तक जो है बच्चे और समाज जो है वो आगे नहीं जाएगा। और अपनी खुद की भाषा में जो माने जो शिक्षा के बारे में बात हो रही थी तो उसके बारे में भी मैडम ने बात की है, आवास के बारे में बात की है। तो ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट आदिम जमाती का कैसे हो, क्योंकि अगर आदिम जमाती जो सबसे पिछड़ी हुई है ट्राइब्स में भी, उसका अगर उसके ऊपर में अगर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे ऊपर वाली जितनी भी ट्राइब्स है वो भी उससे आगे बढ़ेगी, ऐसा शायद सबका ही मानना है। तो आज यहाँ पे आपने जो एक यूसीएन के माध्यम से बहुत अच्छा आप बात हम लोगों से करवा रहे हो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, हमारे साथ 6 बच्चे हैं जो आदिम जमाती के हैं। वैसे तो इनका जो है, इनका आज जो नीट 2023 जो हुई है उसमें ये बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, और सभी बच्चों को लगभग MBBS की अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने जा रहा है।
इसमें से एक बच्चा तो जो है उसका तो 360 बायोलॉजी जो होता है नीट का, तो उसमें से 330 मार्क उसने लिए हैं। तो मैं समझता हूँ प्रतिभावान हमारे बच्चे हैं, एक अवसर की ज़रूरत है उन लोगों को। और इसके लिए लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट नाम की जो संस्था है, जो खुद डॉक्टर बच्चे चलाते हैं, डॉक्टर अतुल ढाकरे होंगे, डॉक्टर केतन देशमुख होंगे, डॉक्टर अनिकेत माने होंगे, और उनके सारे सहकारी जो है वो उस्मानाबाद और पुणे में रहते हुए ये सारी योजनाएं चलाते हैं। और ये बच्चों का भी जो विकास यहाँ तक हुआ है वो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। और मैं समझता हूँ एक बहुत सोशल वर्क वो कर रहे हैं। हम लोग भी जो है ये जो मॉडल उन्होंने डेवलप किया है, तो हम भी वो मॉडल को ही इस साल अपना रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे देवरी में जो है हमारे पीओ साहब जो है विकास जी राचलवार, उन्होंने भी एक अच्छा इस बार जो है उनके जो बच्चे हैं लगभग 21 बच्चे जो है 25 में से वो आईआईटी की पहली परीक्षा उत्तीर्ण किए, और दूसरी परीक्षा के लिए 17 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो हम लोग जो है जो एक अच्छा काम सब जगहों पे अलग अलग जगहों पे जो हो रहा है, वो इस साल हम लोग जो है सभी जगहों पे कैसे हो पाएगा इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में प्रतिभा में किसी समाज से कम नहीं है। अवसर का एक ज़रा उपलब्धि कभी कभी कम होती है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग वो अवसर भी सारे बच्चों को उपलब्ध इस बार कराएंगे, ये हमारी एक मंशा है। गढ़चिरौली के बच्चों में मतलब मैं भी एक दो बार गया हूँ, तो ये देखा है कि प्रतिभावान तो हैं, लेकिन बाकी बड़े शहरों या अन्य इलाकों के बनिस्बत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका कम रहता है। तो उसको बढ़ाने के लिए किस तरीके से, या अवसरों को उन तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाए? अभी हम लोग जो है समर कैंप्स ले रहे हैं, बच्चों को जो है अपनी अपनी जो आश्रमशाला है वहाँ से निकाल के उनको अलग अलग शहरों में वहाँ पे जो जैसे नागपुर आ गए तो यहाँ पे रमन साइंस का जो सेंटर है वो दिखाएंगे, उनको हाई कोर्ट दिखाएंगे। तो ये एक जो एक्सपोजर जो होता है, क्योंकि उनका जो जन्म और उनका जो सारा जो बचपना जो है वो गाँव में गया है, जंगलों में गया है, तो वहाँ से जब बच्चे ऐसे पढ़ाई के हिसाब से जब बड़े शहरों में आते तो थोड़ा साहजिक है, स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा पीछे उनको महसूस होगा, क्योंकि एक अलग एम्बियंस में वो आते हैं। तो वो एम्बियंस जो है वो निकल जाए और बच्चे खुल के काम करें, खुल के पढ़े, खुल के जो बच्चों की जो ज़िंदगी है उसका भी आनंद ले। इस तरीके से हम लोग एक जो है प्लानिंग इस साल कर रहे हैं। गढ़चिरौली में राष्ट्रपति जी ने एक और अहम बात कही कि गढ़चिरौली की पहचान अभी देश के पिछड़े ज़िलों में है, लेकिन शिक्षा के कारण या शिक्षा की वजह से वो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये देश के बहुत ज़्यादा प्रगतिशील ज़िलों में हम इसको देख सकते हैं। हम इन बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम बता दो, आप कहाँ से हो ये बता दो। मेरा नाम सचिन पेकारिया, मैं बामड़ तालुका से हूँ, मेरा गांव गोपनार है। ये बताओ कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है, और उसके बाद में फिर कब ये नीट के प्रिपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरीके से मदद हुई? मैं प्राथमिक शिक्षण में लोक बृद्धि प्रकल्प एमएल का सब पढ़ा हुआ हूँ 10वीं तक। 11वीं 12वीं फिर मैं बामरागढ़ में लिफ्ट फॉर अप्लीमेंट ने मेरे बामरागढ़ में अप्लाई किया 11वीं 12वीं। फिर मैं पता नहीं था लिफ्ट फॉर अप्लीमेंट में क्या होता है, मैं अप्लाई किया रिजा। फिर मेरा वो लिफ्ट फॉर अप्लीमेंट एनजीओ ने मेरा इंटरव्यू लिए, वहाँ मेरा इंटरव्यू में पास हूँ, फिर मैं लिफ्ट फॉर अप्लीमेंट में ज्वाइंट हुआ। तो पहले से सोचा हुआ था कि नीट का प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर बनना है? हाँ, वैसा मैं 8वीं में मैं एक सोचा था, मेरा मम्मी ने ऐसी एक बीमार लगी थी अचानक से। फिर मैं सोचा था मैं हमारे गांव में ऐसी हॉस्पिटल नहीं नज़दीक उनको बारिश के मौसम पे जल्दी से उनको हॉस्पिटल जाने तो कोई साधन नहीं है, और उनको लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए उससे उस तरीके से उन भाषा से उनको समझाना चाहिए, वो उसके लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 9वीं में पढ़ रहा था, तब मैं सोचा मैं डॉक्टर बनना चाहिए हमारे इलाके के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। तब मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयारी की। और क्या क्या दिक्कतें हैं तुम्हारे इलाके में? हमारे गांव में जो अभी 2 साल हुए, अभी बिजली आई है, रोड अब तक रोड नहीं है, वो कच्चा रोड से जा रहे हैं हम गांव में। और नदी पार करके हम हमारे गांव में जा रहे हैं, और पुल भी नहीं है हमारे गांव में। तो ऐसी दिक्कत आ रही है। ये स्थिति है, और इस स्थिति से निकल कर अगर ये बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं
या डॉक्टर बनने की प्रोसेस में जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, इसकी सराहना हर किसी को करना चाहिए। आपका नाम बता दो। सर मेरा नाम है सूरज वालू पोदाड़ी, मैं बीनागुंडा से हूँ और तालुका मेरा बामरागढ़, जिला गढ़चिरौली से। ये बताओ कि किस तरीके से तुम्हारी प्रक्रिया रही पढ़ाई की, और कहाँ से पढ़ाई हुई, और फिर उसके बाद में ये नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बाकी सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई? सर मैं पहली से चौथी तक मैं लाहिर में पढ़ा हूँ जेडपी स्कूल में, और मैं 5वीं से और 10वीं तक मैं सेमी स्कूल इसमें गया, लोक बिरादरी प्रकल्प मलकासा में। उसके बाद मैं ऐसा सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरे घर वाले भी डॉक्टर ऐसे बनेंगे ऐसे करके बोले थे, इसलिए मैं और लिप फॉर अपलिफ्टमेंट का एक संस्था था, ऐसे लोक बिरादरी के टीचर बताए थे, और मैं उस वहाँ मैं अर्ज किया और मेरा इंटरव्यू लिए, और उसके बाद मैं लिप फॉर अपलिफ्टमेंट में ज्वाइन हुआ। तभी से मैं अभी हमें उस्मानाबाद में लेके गए 2 साल, वो भी प्री कोचिंग में, और इस साल मैं नीट का परीक्षा दिया और पास हुआ। कौन सी रैंक आई? 390 मेरा मार्क्स है पूरा। तो MBBS तुमको मिल जाएगा। बहुत तो शहर में कितने लाखों रुपए खर्च करके बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। फ्री में हुआ है, सब फ्री में हुआ है, और लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट जो संस्था है उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सोशल वर्क है। सारे बच्चे जो चला रहे हैं वो नॉन ट्राइबल्स हैं, उसके बावजूद जो है उन्होंने ये सब ट्राइबल्स बच्चों के ऊपर एक उलगुलान करके उन्होंने एक बैच शुरू की है, उलगुलान, और उसमें सारे ट्राइबल के बच्चे होते हैं। वो अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे मेलघाट से आएंगे, गढ़चिरौली से आएंगे, किन्नवट से आएंगे, उधर नासिक के भी जो इलाका है पिछड़ा हुआ वहाँ से आएंगे। तो ऐसे सारी जगहों से ट्राइबल्स जो है वो आते हैं। ये बताओ कि आपका नाम बता दो पहले तो, और आप कहाँ से हो वो बता दो। मेरा नाम राकेश पोदाड़ी है, मैं बीनागुंडा से मेरा गांव 4 किलोमीटर होता है, मेरा गांव तुरेमर का है। तो वहाँ कौन सी किस तरीके से परिवेश में तुम्हारी पढ़ाई हुई, घर वाले क्या करते हैं? मेरा पढ़ाई तो पहले से चौथी तक बीनागुंडा में हुई, फिर और कौन सी मीडियम से? मराठी मीडियम। मराठी मीडियम से। फिर बीनागुंडा चौथी का TC निकाल के फिर बामरागढ़ आए, बामरागढ़ 10वीं तक पढ़े। फिर 10वीं के बाद मैं कुछ ऐसा मतलब कुछ बनूंगा ऐसा कुछ मैं सोचा था, लेकिन मुझे कुछ बनने का ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। फिर एक जन मेरा ये आइडिया कौन सी उम्र में आया, कब आया कि कुछ बनना है? जब मैं 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, तो रिज़ल्ट आने के बाद मेरे को ये सब हुआ था। तो क्या बनना था, डॉक्टर ही बनना था या कुछ और भी बनना था? एक्चुअली तो डॉक्टर ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ बन के मेरा गांव वालों का या मेरे गांव का विकास करने का था मेरे को। फिर एक दिन बोधी राम टोके बोल के वकील है, उन्होंने हमारा गांव में देखने के लिए आए थे। फिर उन्होंने बताया कि लिप फॉर अपलिफ्टमेंट है, कि उन्होंने प्री कोचिंग सिखाते हैं बोल के उन्होंने बताए। फिर उसके बाद मैंने लिप फॉर अपलिफ्टमेंट अर्जा डाला और इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैं इंटरव्यू में लग गया, तो फिर इंटरव्यू में पास होने के बाद लिप फॉर अपलिफ्टमेंट मुझे उस्मानाबाद लेके गया। उन्होंने मुझे मेरा तरफ से कुछ लिया नहीं, सब हमें फ्री से पढ़ाए, खाना पीना भी फ्री था, खाना पीना सब रहना सब फ्री था। और मेरा गांव में जाने के लिए अभी बस 4 और 5 महीने गाड़ी जा सकते हैं। इसके बाद पूरा बाकी महीने पूरा पानी होता तो गाड़ी भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं, चल के जाना पड़ता। 42 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। अच्छा, तुम सबने डॉक्टर बनने का ही सोचा या किसी ने सोचा कि सर के जैसे कलेक्टर भी बनना है, क्योंकि कलेक्टर ज़्यादा आसानी से रोड पहुंचा देगा, या MBBS करने के बाद में फिर कलेक्टर का प्रिपरेशन करेंगे IAS की, ऐसा सोचा है? सर मैं तो अभी तो सोचा कि MBBS होने के बाद कुछ सोचने का। आप तुम्हारा नाम बता दो और कहाँ से हो तुम, ये बता दो। मेरा नाम आकाश उष्टूजी कड्यामी, मैं गवाड़हेटी से हूँ, मैं गढ़चिरौली से 40 से 50 किलोमीटर मेरा गाँव है। तो कैसा है तुम्हारे गांव का माहौल? जैसे ये सब बता रहे हैं वैसे ही सुविधाएं वहाँ पर नहीं है या दिक्कतें हैं? हाँ सर, मेरे मतलब गढ़चिरौली से 40 से 50 किलोमीटर है, वहाँ में बारिश वगैरह आती है, बिजली भी चल जाती है। हमारा गाँव एक जंगल में है, तो गाँव में तो पढ़ाई नहीं हो सकती क्योंकि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो गांव में वो पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए मैं बाहर पढ़ने के लिए मुझे माँ बाप ने भेजा सर। बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा, एक राष्ट्रपति मैडम ने आपके यहाँ कहा है कि हमको शहर के जो लोग हैं या देश के बाकी के लोग हैं वो आप लोगों से सीखना चाहिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तो सही बात थी वो?
आप लोग सिखाएंगे कि कैसे जीवन जीना चाहिए? हाँ सर, डॉक्टर बनने के बाद मेरी ये सोच है कि मैं अपने इलाके में जाके वहाँ सेवाएं उपलब्ध करूँगा सर, क्योंकि हमारे इधर हॉस्पिटल वगैरह अच्छे से नहीं है ना। अगर हम ही अपने लोगों को बताएंगे हमारी भाषा में, गोंडी या माड़िया भाषा में, तो अच्छे से होगा ना। अगर शहर के ऑफिसर जाएंगे तो उनका उतना संवाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी अलग भाषा उतना नहीं बता पाएगा। अगर हम ही अपने लोगों से क्लोजली, थोड़ा हमें पता है ना हमारे लोग कैसे है, तो वो प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं हमारे लोगों की। अच्छा हो गया तुमने भाषा का जिक्र किया। राष्ट्रपति मैडम ने नागपुर में ही कार्यक्रम में बोला है कि मातृभूमि, मातृभाषा और माँ सबसे बड़ी है, तो अपनी मातृभाषा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो गोंडी भाषा भी थोड़ी बहुत उसकी दिक्कतें हैं। विभाग की तरफ से भी जो है हम लोग गोंडी भाषा जिंदा रखने के लिए जो है पूरे प्रयास कर रहे हैं, उसके क्लासेस भी चला रहे हैं और लगभग सभी प्रकल्प कार्यालयों में गोंडी भाषा का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। क्योंकि जब जैसे आज भी कहा गया है कि भाई भाषा होगी तो संस्कृति मैंने रहेगी, तो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों में भी वही भावनाएं हैं। मैं समझता हूँ ये आगे की पीढ़ी जो है वो भी उसी सही रास्ते से सोच रही है। मेलघाट में भी एक संस्था है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है वहाँ की जो भाषा है उसको बचाने के लिए। आपका नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत बातें की हैं मैडम ने। मेरा नाम श्रुति नारायण कुड़ियामी है। मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और गांव भामरागढ़ है। कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और फिर ये नीट की प्रिपरेशन के लिए कैसे पहुँचे? चौथी तक तो मैं भामरागढ़ में पढ़ी, जिला परिषद स्कूल में, और उसके बाद प्रोजेक्ट के मार्फत, मतलब प्रोजेक्ट की तरफ से मैं चौथी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी। लेकिन उस स्कूल में भी कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, मतलब हम प्रोजेक्ट की तरफ से थे ना, तो इसलिए थोड़ा हमको अलग अलग रखते थे। ऐसा कभी कभी होता था, तो वहाँ पे भी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 10वीं होने के बाद मेरे मामा ने मुझे, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि डॉक्टर बनूँ, क्या बनूँ। उन्होंने मेरा फॉर्म भरा लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट में, तो अब मुझे कुछ नहीं पता था लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट क्या है, कुछ भी नहीं पता था। फिर फॉर्म भरने के बाद मेरा वो नहीं इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैं वहाँ पे गई। पहले तो बहुत डर लग रहा था, क्या होगा, इंग्लिश नहीं आती हमको, हमारी लैंग्वेज अलग है, उधर की लैंग्वेज अलग है, और शहर में कैसे, हम कभी गए नहीं, कुछ नहीं, कैसा लगेगा, कैसे रहेंगे, कुछ पता ही नहीं था। फिर वहाँ पे जाने के बाद सब इतने अच्छे थे, सर वगैरह, हर टीचर, मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो वो बताते थे, हम आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हमें पूछिए। इतना अच्छे से, मतलब फ्रेंडली रहते थे हमारे साथ, सब कुछ बताते थे हमको। इसलिए फिर वहाँ पे 11वीं और 12वीं वहाँ पे हुई उस्मानाबाद में। फिर हम वैसे ही 11वीं 12वीं के साथ ही नीट की एग्ज़ाम दिए। अच्छा, आप सब मराठी भाषा में ही पढ़े होंगे, तो ये नीट वीट के एग्ज़ाम जब देना रहता है तो इस समय इसमें इंग्लिश भी रहती होगी। मैं आज तक नहीं सीख पाया इंग्लिश। आप लोग कैसे सीखे इंग्लिश? इंग्लिश हमें डिक्शनरी दी गई थी। अगर हमें कुछ एक वर्ड नहीं समझ में आया तो उस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढकर पढ़ने के लिए हमें बताते थे सर। और हमारे रीडिंग भी होती थी। हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ने आती थी, तो हमारी रोज़ सुबह रीडिंग होती थी, और वो रीडिंग करते करते उसका मतलब भी बताते थे, इसका मतलब ये है। वैसे ही हमको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लग गया। अभी आगे जाने के बाद थोड़ा और समझेगा। आपका नाम बता दो और आप कहाँ से हो और आपकी कैसे पढ़ाई हुई और ये नीट के एग्ज़ाम तक तुम कैसे पहुँचे? मेरा नाम अखिलेश महेंद्र मिच्चा है और मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और भामरागढ़ तालुका से हूँ, रानार भामरागढ़। और फिर मैं पहले से 7वीं तक जिला परिषद स्कूल मराठी मीडियम में पढ़ा, और फिर उसके बाद फिर वापस भामरागढ़ पर मॉडल स्कूल करके सेमी इंग्लिश स्कूल है, फिर वहाँ पे पढ़ा। फिर वहाँ पे उतना का टीच नहीं हो गई। फिर भी उसके बाद फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी कि लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट करके एक NGO है करके, एक संस्था है करके बताएं। फिर उसके बारे में मैं फॉर्म भरा, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हो गया। वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं सबको फिर देखने लगा कि दूसरों से कंपेयर करने लगा मैं थोड़ा कम हूँ। फिर भी वहाँ फिर कैसे कंपेयर करने लगे कि तुम कम हो? ऐसे लग रहा, सबको देख के लग रहा था कि मतलब नीट के बच्चे ज़्यादा हाई फाई जैसे होते हैं ना, तो फिर उनसे हाई फाई मतलब कैसे? हाई फाई मतलब उन्हें इंग्लिश आता होगा, मुझे इंग्लिश नहीं आता, ऐसे ही सोच रहा था। बाद में फिर सबसे मिला, फिर सबसे फिर उनसे बातचीत करने लगा। बाद फिर मुझे नहीं आती तो फिर उनसे पूछने लगा जिन्हें आते उन्हें। बाद फिर
हम जैसे पढ़ाई में बढ़ते थे तो फिर कौन सा वर्ड नहीं समझा, कौन सी भी लाइन नहीं समझी या फिर पैराग्राफ नहीं समझा या फिर कंसेप्ट नहीं समझा तो उन्हें हम जाके पूछते थे। बाद फिर हम ऐसी क्लास में ऐसी रूटीन भी रख रहे थे कि हफ्ते में एक लड़के हफ्ते में एक मतलब ग्रुप बना के कॉन्फिडेंट बिल्डअप होने के लिए फिर हम कुछ सामने जाके बोर्ड में जाके हम खुद पढ़ा रहे ये थे। बच्चे कौन, तुम जो गढ़चिरौली के थे वो या वहाँ जो सारे बच्चे आए थे वो? नहीं, हम सारे बच्चे, हमारे बैच में जितने बच्चे थे उन लोग सब जन मिल के एक ग्रुप बना के बाद फिर सामने जाके हम दूसरों को टीच कर रहे थे, मतलब हमको ही टीच कर रहे थे। बाद फिर उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। बाद फिर हम भी अच्छे से पढ़ाई करने लगे। बाद फिर एक दूसरे से पूछ के फिर हम भी पढ़ने लगे। अच्छा, आप सब ये बताओ कि राष्ट्रपति मैडम से मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई, क्या पूछा उन्होंने, क्या संवाद हुआ? राजभवन तक पहुंच गए आप लोग और राष्ट्रपति से सीधे मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ने बोले कि अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और उसके लिए कोई उपाय नहीं। ऐसी हमको आदिवासी लोगों को उन्होंने बताया। गिफ्ट देने आए थे, क्या गिफ्ट दिया मैडम ने? एक शॉल है, उसमें वो शॉल दिया। तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला मैडम से कि आप बातचीत करने का कि आपके मन में कुछ रहा हो तो आप बोलना चाहो उनसे? बहुत सारे जन थे ना, उनको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बोलना था और इसलिए कुछ बोल नहीं सके था। अच्छा, ये बताओ, मतलब मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ, मैं नागपुर में रहा, मैं ऐसे फील्ड में हूँ कि मैं थोड़े से वीआईपी लोगों से मिल भी सकता हूँ। मेरे को आज तक मौका नहीं मिला किसी राष्ट्रपति से मिलने का, आप लोगों को मिल गया तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। पहले तो डर लगा कि वहाँ पे जाने के बाद कैसे वहाँ पे कैसे जाना है, क्या एक करना है। प्रोटोकॉल भी रहता है उनका कि कैसे आप मिलेंगे राष्ट्रपति से। फिर जाने के बाद अच्छा लगा, मैम बात करने लगी तो ऐसा लगा हम जैसे वैसे ही वो है, उनके मतलब हमारी जैसी लैंग्वेज है वैसे ही लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसे ज़्यादा इंग्लिश वगैरह वैसे कुछ नहीं, फ्रेंडली अच्छे से, इसलिए कुछ लगा नहीं, अच्छा लगा उनसे बात करके। अच्छा, ये बताओ कि सब अपनी अपनी तकलीफ़ें बता रहे हो तुम लोग ट्राइबल्स की। अब ट्राइबल्स एक महिला हैं, वो राष्ट्रपति हैं, तो कैसा गर्व की फीलिंग होती है गढ़चिरौली में आप लोगों में कि मतलब एक महिला राष्ट्रपति है, वो भी आदिवासी हैं? हाँ सर, होते। हम उनकी जगह हम खुद को रख के देखते कि काश हम उस जगह पे होते, उतनी पढ़ाई वर्क करते। हम अगर पढ़ाई करेंगे तो शायद उस जगह तक हम पहुंच सकेंगे फ्यूचर में। अच्छा, एक बात मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे दर्शकों को समझाओ और ख़ास तौर से युवा दर्शकों को कि जैसा नागपुर में कोई है तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि सारी चीज़ें रहती हैं उनके पास में। आप लोगों के पास में जो चीज़ें नहीं हैं, संभव है कि उससे बहुत बेहतर चीज़ें नागपुर शहर में रहने वाले किसी बच्चे के पास में हो, किसी स्टूडेंट्स के पास में हो, लेकिन वो थोड़े थोड़े चीज़ों में हताश हो जाते हैं। और तुम लोग इतनी चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हो और सब लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS करोगे। कुछ बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं उनसे हो पाता है और वो हताश हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो शहर में रह रहे हैं, जिनके पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी के हिसाब से, तुम्हारे उदाहरण के हिसाब से उनको क्या समझाओगे कि वो हताश ना हो? अगर हमें कुछ लाइफ में पाना है तो उसको ट्राई करते रहना चाहिए, उसको सीखते रहना चाहिए। ऐसे कुछ आया नहीं तो उसके पीछे भागते भागते हमें नहीं आता, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे सोचते नहीं रहना चाहिए, वो चीज़ करते रहनी चाहिए। हमारे सर हमेशा बोलते थे अगर कुछ करना है तो उसके पीछे भागो, उसे पकड़ने की कोशिश करो, ऐसे बोलते थे। जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है उसको चीज़ों की कदर रहती है और वो और ज़्यादा मेहनत करता है, ऐसा भी होता है क्या? जैसे आप लोगों के पास में चीज़ें कम हैं, संसाधन कम है, एक ने बताया कि नदी आज भी पार करके जानी पड़ती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मेहनत करके ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए? हाँ सर, हमारे पास एक ही रास्ता है, पढ़ाई करेंगे तो भी तभी हमारा विकास हो पाएगा, उसके सिवा कोई विकास नहीं हो पाएगा। पढ़ाई करेंगे तभी विकास हो पाएगा। सर, ये बताएं कि और कौन कौन सी ऐसी स्कीम है विभाग के माध्यम से जो इन ट्राइबल्स तक पहुंचाई जा रही है और उसके माध्यम से इनके जो जीवन है उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है? आदिवासियों की, अभी आप इस चीज़ को बहुत समझा सकते हैं कि आदिवासियों की चर्चा जब होती है तो आज भी ऐसे बहुत सारे आदिवासी हैं जिनके पास में आज तक ना गवर्नमेंट की स्कीम पहुँची है, ना संसाधन पहुँचे हैं। आदिवासियों आरक्षण और बाकी सारी चीज़ों के माध्यम से लाभ तो मिल रहा है, लेकिन
आदिवासियों में भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अब भी संसाधनों से वंचित हैं। बिल्कुल सही बात है और उसकी एक ही वजह है। देखिए कैसे होता है कि जब आपको शिक्षा होती है, शिक्षा मिलती है, अगर एजुकेशन होगा तो आपको आपके राइट्स के बारे में पता हो जाता है और आप कोई भी स्कीम, कोई भी योजना जो भी रही, उसका जब भी लाभ लेना होता है तो लाभ लेते समय पे कुछ कागजात भी लगाने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बाकी कुछ ना कुछ ऐसे कागजात होते ही है, वैलिडिटी हो गई। तो देखिए कि कैसे है कि अगर शिक्षा ही ना हो तो ये सारी चीज़ों के लिए भी बहुत परेशानी हो जाती है लोगों को, और उसमें भी कुछ लोग थके हुए रहते थे। हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से अभी ये कर रहे हैं कि मिनिमम जो उनके लिए जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो एक उनको मिल जाए, वो एक पहली बात है, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल सकता है, वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि योजनाओं की मालूमात, जानकारी जो है उनके यहाँ तक पहुँचानी है। तो जो भी हमारी आम सभाएं होती है ग्राम पंचायत के अंदर में, जैसे अभी 15 अगस्त को होगी, 26 जनवरी को होती है, 1 मई को होती है, तो ये जो अलग अलग ग्राम सभाएं होती है, उन ग्राम सभाओं में भी जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी देना हम लोग उचित समझते हैं। हमारे स्कूलों में जब बच्चे आते हैं तो उनका हम लोग पालक मेड़ावा लेते हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हम लोग बुलवाते हैं और उस समय पे भी उनसे जो है स्कीम्स जो है अलग अलग वो दिलवाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट तो अपनी काम करेगा, पर ये जो अभी जिन लोगों ने आरक्षण का भी जो लाभ उठाया है और एक नौकरी या जो भी लाभ उन्होंने आदिवासी होने के नाते लिया है, तो ये लाभ और अपने समाज बांधवों को कैसे वो दे सके, इसके बारे में भी अगर उनके तरफ से भी एक कोशिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन अकेला कोई नहीं कर सकता। साथ में जब तक, जैसे अभी ये बच्चा हो गया या ये बिना गुंडा का बच्चा है, तो ये बिना गुंडा में जब अपने दोस्तों से बात करेगा, उनके भाई और जो बहनों जो हैं उनसे बात करेगा, तो नेचुरली उनमें भी एक मोटिवेशन मिल जाएंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में भी है कि जो कर सकता है तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये भी जो है, जो समाज में जो अग्रेसर जो है, जहाँ जहाँ पे हमने लोग आगे बढ़े हुए हैं, उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन के साथ में सहयोग करें और बाकी समाज बांधव जो है उनको भी और आगे बढ़ने में, योजनाओं की मालूमात देने में एक मदद करें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये वो बच्चे हैं जो गढ़चिरौली के अति दुर्गम भाग से हैं और कुछ सालों के बाद में ये डॉक्टर बनेंगे। अभी तो इन सब का कहना है कि ये डॉक्टर बनने के बाद में गढ़चिरौली में ही सेवा देंगे। ये बात की बात है कि ये कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर ये गढ़चिरौली में सेवा देते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रपति का जो दौरा हुआ है उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं, उन्होंने ये कहा है कि आपका जो मूल है आप उससे जुड़े रहें तो ये आपके लिए भी बेहतर है, आपके देश के लिए भी बेहतर है। तो ये एक जीवन का अविस्मरणीय अनुभव इन बच्चों को मिला है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का इन्हें मौका मिला है और इस मुलाकात के बाद में ये और अधिक ऊर्जावान होंगे। लेकिन ये जो 5-6 बच्चे हैं ये कई बच्चों के लिए मिसाल हैं और कैसे मुश्किलों में नई संभावनाओं को खोजा जा सकता है और चीज़ों को किस हद तक, किस बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है, ये इनके उदाहरण से समझा जा सकता है। और विभाग, आदिवासी विभाग जो है वो इनकी मदद कर रहा है, वो भी इन्हें कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। आदिवासी समाज के बांधवों से मुलाकात में राष्ट्रपति ने कई चीज़ों पर चर्चा की और एक चर्चा उन्होंने कला संस्कृति को लेकर भी की। हमारे साथ में वो शख्स हैं जिनकी राष्ट्रपति मैम से मुलाकात हुई है। ये बताएं, आपका नाम पहले तो बता दीजिए और किस विषय पर मैडम के साथ में चर्चा हुई। जी नमस्ते, मैं सुरेश चंद्रा पुंगाटी। मैं एक्चुअली गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट भामरागढ़ तालुका से हूँ। मेरा छोटा सा गाँव है कोइनगुड़ा और मेरा एजुकेशन एक्चुअली लोक बिरादरी प्रकल्प में हुआ आश्रम स्कूल में। जितना भी मोटिवेशन है सब मोटिवेशन मुझे स्कूल से मिला है और मेरे फादर से, क्योंकि फादर ट्रेडिशनली कारीगर है, कलाकार है। उसकी वजह से उनके कहीं ना कहीं से ब्लड में ही है। तो मैंने ये ट्रेडिशनल आर्ट को मैं आगे ले जाने के प्रयास किया। तो मुझे नहीं पता था कि इस प्रयास में मैं इतना दूर तक मैं पहुंच जाऊंगा। सो एक्चुअली जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ से मदद हुआ, क्योंकि जब 2001 को जब मुझे लंदन जाना था एडिनबर्ग के लिए, सिलेक्शन हुआ, बट उस टाइम में मेरे पास में
खाली 2 दिन था पासपोर्ट के लिए। उस टाइम में मुझे बहुत ही टाइम टू टाइम मदद होगी और मैं लंदन गया। लंदन जाने के बाद में वहाँ से आने के बाद जब मुझे ब्रिटेन ने 1200 पाउंड्स का मुझे ये दिया, गिफ्ट दिया बेस्ट कारीगर करके, तो वहाँ से आने के बाद में जैसे ही गांव पहुँचा, गांव पहुँचने के बाद में बाकी के मेरे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोगों के साथ में मैंने मुलाकात की। तो मुलाकात करने के बाद में धीरे धीरे ये जो आर्ट है, आर्ट को किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकेंगे किस आगे। तरीके का आर्ट और क्राफ्ट है? ट्रेडिशनल आर्ट है, वो ब्रास का जो मूर्तियाँ हम लोग बनाते हैं, फिर बैम्बू क्राफ्ट भी बनाते हैं, वुड क्राफ्ट भी बनाते, ट्राइबल ज्वेलरीज भी बनाते। तो वहाँ पे मार्केटिंग लाइन कुछ भी नहीं है, उस एरिया में कोई भी कुछ मार्केटिंग लाइन नहीं है। पर इस मार्केटिंग तो बात की बात है, लेकिन इस आर्ट को जतन करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किए। लोक बिरादरी प्रकल्प में एक तड़वेकर सर करके उन्होंने मुझे बहुत सपोर्टिंग किया कि सुरेश, मेरे ख्याल से तू, तेरा यही एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में तू आगे बढ़ सकता है। सो उसके बाद में आदिवासी विकास विभाग की तरफ से जितना मदद हो गया, फिर हर जगह जगह पे एग्जीबिशन ज़्यादा था, बहुत सारे क्लाइंट जुड़ने लगे। इसका मतलब नहीं है कि क्लाइंट जुड़ने के बाद में उनको छोड़ देना है, कि हर क्लाइंट के साथ में मेरा कम्युनिकेशन कंटिन्यू था, तो जिससे उन लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ। सबसे मेन बात यह है कि इस आर्ट को आगे लेके जाना है तो इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ तक पहुँचाना ज़रूर, मार्केटिंग तो अलग बात है। तो इस तरीके से मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चों को मैंने इन्वॉल्व किया वहाँ पे, तो उनको भी सिखाया, 2-2 साल सिखाया। सिखाने के बाद में एक एक करते करते आज PVTG का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्पेशल प्रोजेक्ट 2019 को स्टार्ट किया था, तो अभी रिसेंटली हम लोगों का PVTG प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। 50 बच्चों को हम लोगों ने उसमें ट्रेनिंग दी। 50 में से 85 बच्चे हमारे पास में आज एज असिस्टेंट मास्टर करके वो लोग सीख रहे हैं और बाकी के लोगों को भी सिखा रहे हैं। गढ़चिरौली में किस तरीके से किस तरीके से आर्ट फॉर्म है, और आज राष्ट्रपति मैडम से मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई? अभी उसके बाद में ये टर्निंग पॉइंट यहाँ आ गया कि हम लोगों ने इनोवेटिव एक आर्टिफैक्ट्स बनाया है जो स्टोन और ब्रास का फ्यूजन है। वो हमारे एक पूरा आर्टिजन्स मिला के हम लोग बनाए, उसको क्रेडिट उन्हीं को, सब लोगों को क्रेडिट जाता है। एक आदिवासी की तरफ से एक इनोवेशन हुआ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज मैम को वही बता रहा था कि मैम ये स्टोन और ब्रास का फ्यूजन का है जिसमें हमें पेटेंट मिला हो, तो उन्होंने उस बात को बहुत ही अप्रिशिएट की। तो बहुत ही अप्रिशिएट की बात है ये, आप लोगों ने इस क्रिएटिव आइडियाज़ को आप लोगों ने इस तरीके से मेंटेन किया और इनोवेशन किया, तो शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने गर्ल्स कितने इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने स्पेशल कहा कि गर्ल्स कितने इन्वॉल्व है, तो हमारे पास 76 आउट ऑफ 32 गर्ल्स इसमें इन्वॉल्व है जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो आगे वही बच्चों को वो सिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से बात हम लोगों की होगी कि बहुत अच्छे काम कर रहे, तो शाबाश, तो आगे ऐसे ही करते रहो। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।